नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि के दंगल में और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। और आज बात करेंगे बिजली, पानी, गोल और आग पर सियासत फुल। और जैसे जैसे देवभूमि का पारा चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बिजली, पानी और आग का तांडव भी बढ़ता जा रहा है। कभी परदेशियों को गर्मी में राहत देने वाला उत्तराखंड आज जंगलों की आग से धधक रहा है। कई इलाकों में जनता प्यासी त्राहिमाम त्राहिमाम हो रही है और बिजली की कटौती से उद्योग जगत से लेकर जनता तक परेशान है। गर्मी की शुरुआत से उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा आग के आगोश में नजर आई। कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए। हालत जो थी वो बदहाल हो गई है। मुख्यमंत्री धामी की भी अधिकारियों से बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन बिजली का संकट और पानी की किल्लत और जंगलों में लगी आग पर काबू नहीं किया जा सका। इस पर सियासत भी फुल हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार से जनता के कष्टों को दूर करने के लिए अपने आवास पर उपवास भी रखा। ऐसे में कांग्रेस सरकार की हालातों पर काबू न कर पाने के आरोप भी लगा रही है और इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पानी ने तरसाया, बिजली ने रुलाया और आग ने दहकाया। ये लाइन उत्तराखंड के उस मंजर की कहानी बयां कर रही है जिसमें चढ़ते पारे के बीच देवभूमि की जनता बिजली, पानी और आग से परेशान है। 40 डिग्री के तापमान में प्रदेशवासियों के पसीने से तरबतर होते हुए सरकार और प्रशासन को जहां कोस रहे हैं, वहीं हलक की प्यास बुझाने के लिए लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए तरस रहे हैं। उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में बिजली और पानी का संकट है तो वहीं जंगलों की आग भी तांडव मचा रही। राजधानी दून से ही जहां प्रदेश की पूरी सरकार चलती है, वहीं सरकार के तमाम बड़े बड़े अधिकारी भी यहीं रहते हैं। लेकिन दून के बाशिंदे जहां बिजली की अघोषित कटौती से दो चार हो रहे हैं, वहीं पानी की किल्लत से भी जूझ रहे हैं। नैनीताल में तो मेरे यहीं हनुमानगढ़ी एरिया में लगी है और ये भी कल रात लगी थी, तो इसे हमने कल रात कंट्रोल कर लिया था। 1-1:30 बजे तकरीबन कंट्रोल किया, लेकिन सुबह फिर ये सुलग गई। फिर ये अभी इस समय थोड़ा तेज़ हवाओं से ये एकदम फैल जा रही है। आदमी को परेशानी हो रही है बुझाने में। हमारे कम से कम 25 आदमी यहाँ लगे हैं। लगभग 2.5-3 हेक्टेयर एरिया वो जो घास और वो है वही जली है, बाकी रहेगी। तो सर, मैं अभी पौड़ी से श्रीनगर की ओर आ रहा था तो मैंने देखा कि ये गंगा दर्शन के समीप जंगलों में आग तेज़ी से फैल रही है। ये रोड से लगभग 100 मीटर की दूरी पर पहुंच चुकी है। इसे रोड में पहुंचने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे में वन विभाग को जल्द से जल्द गंगा दर्शन के समीप जंगलों में लगी आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचना चाहिए। जिस सबसे अंदर 19 लोग आया था और उसको रोड के नीचे वो कंट्रोल किया था, लेकिन हवा बहुत तेज चल रहा है तो इसलिए आग रोड पार करके ऊपर लगभग 5 बजे के आसपास ऊपर चले। अभी 19 लोग पहाड़ के ऊपर, ये रोड के ऊपर अपना फायर लाइन काट के इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ऑलमोस्ट कंट्रोल हो चुका है ऊपर का एरिया। इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में ऊर्जा निगम की ओर से 4 से 6 घंटे और कहीं कहीं तो 7 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है, जिससे इंडस्ट्री में उत्पादन पर असर पड़ रहा। राजधानी का यह हाल है तो दूसरे जिलों का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। उत्तराखंड में जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है, मैदान से पहाड़ तक पानी का संकट गहराने लगा है। वहीं जंगलों में फैलती आग ग्रामीणों में दहशत पैदा कर रही है। वन विभाग के मुताबिक गुरुवार को प्रदेश में वन क्षेत्रों में 104 घटनाएं हुई। आग से 167 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए। गढ़वाल में 39 और कुमाऊं में 58 जगह आग लगी। कुछ शरारती लोगों ने जानबूझकर जंगलों में आग लगाई। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं। 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। वन विभाग पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात को काबू करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन वहीं विपक्ष सरकार पर बेहतर प्रयास करने का दबाव बना रहा है। हालात ना काबू कर पाने के आरोप लगाकर विपक्ष सरकार पर तंज कस रहा है। 1 घंटे का तप ही समझ लीजिए इस चटक धूप में बैठ करके किया है। मैं विशुद्ध रूप से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। बाकी राजनीतिक रूप से हम लोगों को बिजली सत्याग्रह के विषय में सोचना चाहिए और उसको पार्टी एक कार्यक्रम के रूप में संचालित कर सकती है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार का एक संकट जैसा पैदा हुआ है वो हमारे लिए चिंता का विषय है और हमारा काम है कि सभी
जो हमारे उपभोक्ता हैं, चाहे वो हमारे सामान्य घरों में उपयोग में आने वाली बिजली है या उद्योगों में आने वाली, सभी को ठीक प्रकार से बिजली मिलती रहे, ठीक प्रकार से सप्लाई होती रहे, उसको लेकर हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था ठीक करें और अगले 24 घंटे में जो क्राइसिस मैनेजमेंट है उस क्राइसिस का मैनेजमेंट करें। उसके लिए और भी कोई अगर हमें बात करने की आवश्यकता है, भारत सरकार से बात करने की ज़रूरत है, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। वैसे अभी भी हम महंगी बिजली खरीदकर अपने उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। देवभूमि की जनता के सामने प्यास बुझाने, गर्मी से निजात पाने के लिए संकट के साथ दहकते जंगलों की चिंता है, तो वहीं बढ़ते तापमान से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। गहराए संकट से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सियासत इसमें भी लगातार जारी है। अब देखना यह होगा कि सूबे के मुखिया इस संकट से कैसे निपटेंगे। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो बिजली और पानी के संकट को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए सीएम धामी लगातार बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों को आदेश भी दे रहे हैं, डीएमओ को भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी व्यवस्था उसको सुचारू रूप से किया जाए। लेकिन बिजली और पानी राज्य की अहम समस्या है, क्योंकि बिजली से उद्योगपतियों को भी नुकसान हो रहा है, वहां के पढ़ रहे छात्रों को भी नुकसान हो रहा है क्योंकि एग्जाम है उनके, और इसके बाद जो पानी की समस्या है उससे किसानों को भी बहुत बड़ा नुकसान है और वहां की आम जनता भी पीने के पानी के संकट से जूझ रही है। लेकिन इस पर विचार किया जा रहा है, इस पर कार्रवाई भी चल रही है, इस पर यह भी कहा जा रहा है कि किस तरीके से इन समस्याओं का निपटारण होगा, लेकिन इस पर सियासत भी लगातार हो रही है और इसी पर बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। गेस्टों से आपका एक बार तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ हनी पाठक, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट, यूकेडी वरिष्ठ प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं, और साथ में है नरेंद्र सेठी, वरिष्ठ पत्रकार, और एके बयानी, पर्यावरणविद, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। लगातार हम देख रहे हैं उत्तराखंड में बिजली पानी का संकट तो चल ही रहा था, और अब आग भी जो जंगलों में लग गई है उसकी वजह से कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो सबसे पहले हनी पाठक जी के पास चलेंगे। हनी जी, ये बताइए, धामी सरकार जो बढ़ती बिजली की मांग थी उसको लेकर क्या सरकार तैयार नहीं थी? ऐसा है, ये जो बिजली कटौती की समस्या देखने को मिल रही है, ये मैं भी समझ सकती हूँ कि काफी बड़ी समस्या है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और चिलचिलाती गर्मी है। लेकिन ये समस्या अगर आप देखेंगे तो ये अभी हाल फिलहाल में ये समस्या उत्पन्न हुई है। जिसको जैसे ही जानकारी में ये समस्याएं आई हैं, तुरंत ही उसके बाद आज सीएम धामी जी ने इसके लिए बैठक ली है सचिवालय में, और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अब की बार मेरे सामने समाधान के साथ आना है और कोई ना कोई ऐसा डिसीजन दिखाना है जिससे लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और जहां तक आग वगैरह की बात है, देखिए इस समय हर बार इस समय आग वाग लगने का सामना देखने को मिलता ही हमें जंगलों में, जिस प्रकार से इस समय आग लगती है। और कुछ तो ये आग बढ़ती है इस कारण से क्योंकि मौसम की मार है। मौसम में इस समय हवाओं का इतना तेज आंधी तूफान सा रहता है कि इससे हवा और तेज आती है, क्योंकि हवा हमेशा आग को और बढ़ाती है। तो इस तरीके से इन सब चीजों का फिर भी देखिए समाधान करने के लिए सरकार चुनी जाती है, जनता सरकार को चुनती इसीलिए कि कोई ना कोई समस्या हम लोग को निदान दिया जाए। तो इस तरीके के उस चीजों को लेकर आज सचिवालय में सीएम धामी जी ने बैठक ली और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, और मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा की को भी बैठक में जल्द दोबारा शुरू करने जाने के निर्देश दिए हैं सभी अधिकारी। और उन्होंने ये भी कहा कि सभी अधिकारी यह सुनिश्चित कर ले पूरी तैयारी और समस्या के साथ ही समाधान की पूरी योजना बनाकर अब इसके बाद बैठक में आए। ठीक है हनी जी, मैंने आपकी बात मान ली। धामी सरकार में सीएम धामी ने आदेश दे दिए, निर्देश दे दिए हैं कि इनकी सख्त से सख्त जो भी हो उनकी समस्याओं के निवारण किए जाएं। लेकिन एक समस्या ये भी तो है, कोविड काल के बाद से लगातार बिजली की दर भी बढ़ रही है। जो बिजली कटौती पहले कम होती थी, लगातार जब चुनाव थे तब दावे किए गए थे कि बिजली मिलेगी, यहाँ तक कि मुफ्त बिजली की बात भी हो रही थी। लेकिन अब तो बिजली किसी इलाके में 4 घंटे कट रही है, किसी इलाके में 7-7 घंटे बिजली कट रही है। उसी का मैंने आपको आंसर बताया है, उसी का मैंने आपको उत्तर दिया है कि उसको लेकर धामी जी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं और अधिकारियों को कहा गया है कि तुरंत इस समस्या का समाधान दूर कराया जाए। इसी के बारे में मैंने आपको शुरू में ही कह दिया है कि इसी समस्या का समाधान। हनी जी, मैंने बिजली की बढ़ती दरों के बारे में भी आपसे सवाल पूछा है।
कोविड काल के बाद से लगातार बिजली की दरें भी तो बढ़ रही हैं। संकट अपनी तरफ है लेकिन दरें भी लगातार बढ़ रही हैं। दोनों तरफ से मार है, महंगाई भी और बिजली संकट भी। महंगाई सिर्फ उत्तराखंड स्टेट में ही नहीं बढ़ रही है, हर स्टेट में बढ़ रही है। कोविड काल के बाद से पर्यटन इस तरीके से ठप हो गया था कि लोग जो आदान प्रदान कर नहीं पा रहे थे अपनी चीजों का, उसका इस तरीके से यहाँ पे इस समय महंगाई का दौर बढ़ रहा है। लेकिन इसको भी दूर करने के लिए सरकार कल्पवृत्त है और संकल्पबद्ध है और इसको जल्द से जल्द जो हो सकेगा जनता के हित में फैसला वो करके दिखाए। ठीक है हनी जी, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन अब चलेंगे नरेंद्र जी के पास। नरेंद्र सेठी जी, आपने अभी हनी जी को सुना, उन्होंने कहा कि सरकार जो है सारी व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है और ये हर राज्य की समस्या है जो महंगाई है, हर जगह बिजली की दर बढ़ रही है। आप क्या इस बात से सहमत है? देखिए अक्षा, हनी जी ने जो कहा महंगाई बढ़ने की, बिजली की दर बढ़ने की बात से भी ज्यादा अहम बात यह है कि इस समय जो हम पहाड़ों में आग से जूझ रहे हैं और जो उसकी वजह से पूरे उस पर असर पड़ रहा है, उस पर एक तरीके से आपातकाल की स्थिति है इस समय यहाँ पे। और उस आपातकाल में हमें दो तरफा मार पड़ रही है। और एक तो हमें वनों की अग्नि से जूझना पड़ रहा है और दूसरा हमें बिजली की मार से जूझना पड़ रहा है। तो देखना ये होगा, कोविड काल में जो पहले ही जनता त्रस्त थी उसके ऊपर अतिरिक्त बिजली का भार तो नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन अगर सरकार की मजबूरियां हैं तो उन मजबूरियों को देखते हुए अब जो वन क्षेत्र हैं जो कि पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होते हैं और पर्यटक पूरा वर्ष भर में इन क्षेत्रों में एडवेंचर टूरिज्म और अलग अलग पर्यटन स्थलों पर वहां जाते हैं और अगर उनको ये जानकारी मिले कि वहां आग लगी हुई है तो ये सोचने लायक बात है कि हम उस तरफ फिर सोच ही कैसे सकते हैं उस बारे में कि इसमें कैसे हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे। और सबसे चिंता की बात यह है कि जो पर्यटन मंत्री या यहाँ जो वन मंत्री हैं, वन मंत्री इस समय प्रदेश में नहीं है। तो आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी आपदा है और वन मंत्री प्रदेश से ही बाहर है। जब वनों की अग्नि के ऊपर 24 घंटे एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए और उसका देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से आग पर काबू पाया जाए, आग लगने के कारणों को जानना चाहिए और आग तत्काल कैसे बुझाई जाए, इसके लिए एक नवीन खोज करनी चाहिए। क्योंकि आग लगने की घटनाएं ये पहली बार नहीं है और आग लगने की घटनाएं वर्षों से चली आ रही हैं, कई दशकों से चली आ रही हैं। तो क्या यहाँ जो अब राज्य बनने के बाद जो यहाँ आईएएस अधिकारी बैठे हैं, योजना करता हैं, प्लानिंग कमीशन के हैं, उनको किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि वनों की अग्नि कैसे बुझाई जाए? क्या यह वो सिर्फ एसी कक्ष में बैठने के लिए यहाँ पे आए हैं और केवल वो सिर्फ अपनी अफसरी दिखाने के लिए यहाँ सचिवालयों में बैठे हैं? क्या उनके पास कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसके तहत वो ये बताएं कि किसी वन में आग लगी तो वहां निकट में ही किसी जलाशय को बनाने की उन्होंने कोई योजना दी होती सरकार को? टीरी बांध जो पूरे देश को एक सिंचाई का स्रोत है और टीरी बांध जिससे कि ये खतरा है कि अगर कभी टीरी बांध में कोई दरार आई तो कई जगह बाढ़ आ सकती है। पास में एक इतना बड़ा सागर और उसके बावजूद वनों में आग लगे, शर्म की इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। मुझे लगता है कि इसके ऊपर सरकार को कुछ भी बोलने से पहले अगर उनके पास इतनी समझ नहीं है तो उनको विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए, विदेशी विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए और पूछना चाहिए कि आगे से आग यहां ना लगे, तो आग पे काबू पाने के लिए कैसे हम कोशिश करें। जी नरेंद्र जी, आपने जो अपनी राय रखी है उसी का जो सवाल है वो वापस आकर हनी जी से जरूर लेंगे हम। और यहाँ रुक रहे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे और वापस से बात करेंगे उत्तराखंड में गहराए बिजली और पानी के संकट पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड
खंड में गहराए ये संकट की, जहां लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे, वहीं बिजली से उद्योगपति परेशान हैं, वहां के लोग परेशान हैं। 7 से 8 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। हम अपने गेस्टों के पास चलेंगे। हनी जी, ब्रेक से पहले नरेंद्र जी ने ये कहा था कि अधिकारी इस चीज का संज्ञान नहीं ले रहे। क्या कुछ कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से? ये जंगल है, वो उनकी जो आग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, और अभी रिपोर्ट में भी हमने दिखाया था कि अब तक सैकड़ों हेक्टेयर जो है जंगल जलकर खाक हो गए। हनी जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हनी जी अपना जी, हनी जी बताएं। मैं ये कह रही हूँ, मैं सेठी जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ इस जगह पर कि अधिकारी कोई भी एसी रूम में बैठने के लिए नहीं है, उनको कोई ना कोई कदम उठाए रखना चाहिए। और इसी को लेकर देखिए, आप ये सजगता भी देखिए धामी जी की, हमारे मुख्यमंत्री की, कि उन्होंने ये चीज कही है और बकायदा इन्होंने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश किए कि जल्द से जल्द बिजली संकट की समस्या का समाधान ढूंढा जाए। इसमें सचिव ऊर्जा के, यूपीसीएल, पिटपुल, इन सब जगह के अधिकारी बैठे हुए थे और इनकी रिपोर्ट शीघ्र मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को देने के लिए उन्होंने कड़े आदेश दिए हैं और अधिकारियों को काफी फटकार भी लगाई गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसको, इस तरीके की समस्या जब हर साल देखने को मिलती है तो इसको दूर करने का समाधान जल्द से जल्द निकालने में असफल क्यों ये अधिकारी हो रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज को दरकिनार नहीं किया है, काटा नहीं है। जनता ने हमें वोट दिया है, जनता ने हमें सराहा है, जनता ने हमें उस जगह बिठाया है, तो उस चीज के लिए हम लोग एकदम प्रयासरत हैं। और इस चीज को लेकर आपको देखने में मिलेगा आज शाम तक या कल तक कोई ना कोई सजग एक्शन लिया जाएगा, जिससे कि इस तरीके की समस्या से दूर जल्दी निजात मिल जाए जनता को। ठीक है हनी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जमीनी हकीकत पर ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन अब शांति प्रसाद जी के पास चलेंगे। यूकेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता है शांति प्रसाद जी। शांति प्रसाद जी, आप इनकी बातों से कितना सहमत है? सख्त निर्देश दिए गए हैं, डीएमओ को आदेश दिए गए हैं, अधिकारियों को भी फटकार लगाई गई है, और ये अभी की समस्या नहीं है, ये कई दिनों से समस्या लगातार चली आ रही है। देखिए, अगर आप इस नवोदित राज्य के 22 वर्ष की कार्य प्रणाली को आप देखेंगे जी, तो हर वर्ष मार्च, अप्रैल, मई में यही समस्याएं होती हैं और सरकारें इसी तरीके के वादे करती हैं। जमीनी हकीकत क्या है मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा जी। जल संकट मार्च, अप्रैल, मई, जून तक बहुत रहता है, बारिश होती नहीं है, पहाड़ में नौले सूख जाते हैं जी। सरकार ने पैसा कमाने के लिए हर घर नल, हर घर जल की बात करी, नल लगा दिए, वो पाइप सारे चोरी हो गए जी। जल संवर्धन के लिए सरकार ने इन 22 वर्षों में ब्लॉक स्तर पर कोई ठोस काम नहीं किया, जिस कारण आज भी गांव में आम जनमानस के हलक सूखे हुए हैं। दूसरी तरफ वनों में आग लगने का मामला है। मार्च, अप्रैल, मई में क्योंकि हमारे यहाँ चीड़ के जंगल ज्यादा होते हैं, चीड़ की पत्तियां सूखती हैं, नीचे गिरती हैं जी। अधिक गर्मी के कारण उसमें आग लग जाती है, उसके बाद पूरे जंगल से लेकर गांव तक उसमें धधकते हैं। ये समस्या कोई आज की नहीं है। मार्च, अप्रैल, मई में हर वर्ष इस तरह की खबरें आती हैं, सरकार का रटा रटाया जवाब आता है। हालात इतने खराब है इन 22 वर्षों में कि मैंने अपने यमकेश्वर विधानसभा के अंदर एक तिमली में अकरा तोक में आग लगी, ग्रामीणों के घरों के नजदीक आग आई। वहां के रेंजर, जो ताल रेंज के रेंजर थे गणेश उनियाल जी, उनसे फोन पर बात करी, उन्होंने बड़े ईमानदारी से तुरंत अपने सब कोऑर्डिनेट को जो है बताया। अब आप बताइए, उसके पास ना तो गाड़ी है जी, ना कोई इक्विपमेंट है। अब वो झाड़ी हाथ में लेकर 2 घंटे में वहां पहुंचा है, क्योंकि बड़ा बीहड़ क्षेत्र है हमारा विधानसभा जी। अब वहां जाने के बाद जब मैंने उस जो गार्ड था, मैंने कहा भाई किस तरह से बुझा रहे हो, कि भाई साहब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं डंडा लेके आग बुझा रहा हूँ जी। ये स्थिति इस राज्य की है, जिस राज्य में 75% वन है और हम वन संपदा को बचा नहीं पा रहे हैं। अब तीसरी चीज में आ जाइए, बिजली में जी। अभी सरकार बनने से पहले जाती हुई सरकार ने कैबिनेट में 800 करोड़ रुपए रिलीज करे थे बिजली विभाग को। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से हनी पाठक जी से, वो 800 करोड़ गए कहां? इन महीनों में भर्तियां कर गए, घोटाले हो गए, अखबार पटे पड़े हैं। एक एक विधायक इस बात को जानता है कि बिजली विभाग में इस समय पर मार्च, अप्रैल, मई में इंडस्ट्रियल शॉर्टेज बिजली जानबूझ के की जाती है ताकि महंगी बिजली खरीदते
करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया जाए, उसी के क्रम में ये काम हुआ है। जी शांति जी, मैं इसी मुद्दे को लेकर यही बात कर रही थी कि कोविड काल के बाद लगातार बिजली दर भी बढ़ाई गई और अब तो बिजली मिल ही नहीं रही। और अभी आपने जो जानकारी दी है, 800 करोड़ रुपए रिलीज किए गए। हनी जी, आपको पता है उत्तराखंड पहले से ही कर्जे में है, लगभग 77,000 का जो कर्ज है वो उत्तराखंड पर लदा हुआ है। और ऐसे में बिजली अगर कटती है, बिजली संकट आता है, तो कारोबारियों को भी दिक्कत होगी, आपका जो रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम है वो भी कम होगा। और बिजली नहीं आएगी, सिंचाई के लिए किसान परेशान होंगे, हर घर में पानी की समस्या होगी। तो इसका जो निपटारा है वो कैसे, किस तरीके से होगा? आदेश तो दे दिए गए हैं, आप कह रही है सीएम धामी ने बिल्कुल आदेश दिए हैं, वो हुआ है, लेकिन जमीनी हकीकत तो यही है ना कि अभी की समस्या नहीं है। गर्मी हर साल पड़ती है, आग हर साल लगती है, कभी ज्यादा लग रही है, कभी कम लग रही है। बिजली की समस्या की भी यही दिक्कतें हैं। और आपको एक डाटा बताती हूँ मैं, यूपीसीएल के जो डायरेक्टर है वो खुद ये कहते हैं कि 11 रुपए से ज्यादा की उनको यूनिट मिलती है। तो अगर थोड़ी सी भी यूनिट ज्यादा और महंगी हो जाएगी तो बिजली पर संकट आना तय है। उनको 9 लाख यूनिट है, वो बाहर बाजार से खरीदनी पड़ती है। तो ऐसे में बिजली का संकट तो अहम है ना। आप मुझे ये बात बताइए, जो बिजली का संकट लगातार बोल रहे हैं, विपक्ष आज से नहीं 5 साल से हम लोगों के साथ रहा है। मुझे ये बताइए कि हर साल मार्च अप्रैल आया है, इन 5 सालों में हर साल मार्च और अप्रैल आया है ना, हर साल मई और जून आया है ना। मुझे इसका जवाब दे कि हर साल क्या मार्च अप्रैल में बिजली का संकट इनको देखने को मिला है? कभी भी डिबेट, मुझे भी 5 साल हो गया सरकार में रहते हुए, डिबेट करते हुए, मुझे किसी भी दिन ये सुनने में नहीं आया कि बिजली का संकट मार्च या अप्रैल में गहराया है, पानी का संकट मार्च या अप्रैल में गहराया है, जिससे विपक्ष को मुद्दा मिला हो। इस साल ये चीजों को देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मैंने आपको प्रथम ही बोल दिया था इस बात को कि मैं मानती हूं कि बिजली के संकट की वजह से जनता को, ग्रामीणों को, बच्चों को, किसानों को, अधिकारियों को, व्यापारियों को, सब लोगों को इस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस चीज से पीछे तो हटी नहीं हूँ और ना हमारी सरकार पीछे हटी है। जब उत्तराखंड का मुखिया, जो कि मुख्यमंत्री है, वो खुद डांट फटकार उनको लगा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने हाथ बांध के बैठ गए हैं। उन्होंने तुरंत सचिवालय में बैठक करी, अधिकारियों को जितना हो सकता था उतनी डांट फटकार लगाई है और उन्हें ये भी कह दिया गया 2 टुक में कि अब की बार अगर मेरे सामने मीटिंग करने आएंगे तो पूरे आंकड़ों के साथ और पूरे समाधान। ठीक है, ये बात हनी जी आपने पहले भी बताई थी, लेकिन एक माफ करिएगा, आपको रोक रही हूँ, एक चीज आपको और बता रही हूँ। कभी विपक्ष, आपने बोला विपक्ष क्यों नहीं ये अभी मुद्दा उठा रहा है, विपक्ष ने ये भी कहा है कि उपचुनाव और चुनाव को लेकर इतने बिजी हो गए थे कि बिजली और पानी के संकट पर ध्यान ही नहीं गया सरकार का। देखिए ऐसा है, वो विपक्ष पहले अपने घर का सिर फूटा फुटौल दूर करा ले, उसके बाद वो ये सोचे कि हम लोग किसमें बिजी हुए थे, किसमें नहीं हुए थे। अधिकारियों पे लगातार कार्रवाई हमारी ही सरकार के दौरान हो रही है। आईएफएस पे अभी आपने देखा होगा कि तुरंत ही रेड पड़ी है उनके घर पे और जानकारी प्राप्त हुई है कि 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उनके पास है, जिसका कोई उनके पास डाटा नहीं है। इस तरीके की जो हो रही है ना वारदातें, हमारी ही सरकार के दौरान हो रही है। उपचुनाव को देखते हुए भी लगातार से ये इस तरह की चीजें हो रही है। कल आपने रेखा आर्या जी का भी बयान सुना होगा कि स्पोर्ट्स कॉलेज बालिकाओं के लिए खुलाया जा रहा, जिसमें बालिकाओं को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। इस और ठीक है हनी जी, घोटालों की बात अभी नहीं करते हैं, अभी जो हमारे लिए अहम मुद्दा है वो बिजली और पानी के संकट का है। और अभी आपने विपक्ष के लिए बोला, हनी जी मेरी बात सुनिए, विपक्ष के लिए आपने बोला है वापस जब लौटेंगे तो उनसे वसी जैदी जी से जवाब लेंगे इसका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं क्योंकि लगातार उत्तराखंड में बिजली पानी का संकट गहराया हुआ है, इस पर चर्चा करना बहुत अहम है, इसलिए यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में हो रहे बिजली और पानी के संकट की। एक तरफ आग ने अपना विकराल रूप ले रखा है, कई जंगल जलकर राख हो गए हैं और बिजली का संकट लगातार गिरा है और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और ब्रेक पर जाने से पहले जब हम हनी जी से बात कर रहे थे तब हनी जी ने कहा था कि विपक्ष को ये मुद्दा मिल जाता है उठाने का, और ये इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि मई अप्रैल जून में गर्मी पड़ रही है, तो इस बार पहले संकट हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज हनी जी अपडेट कर देती हूँ, उसके बाद सीधा सवाल जो है जयदी जी से पूछूंगी। उत्तराखंड में 40 मिलियन यूनिट की खपत है, 31 मिलियन बिजली पहुंचाई जा रही है यूनिट, और उसके साथ ही अब यूपीसीएल को 13.5 लाख की मिलियन यूनिट मिल रही है जेयूएनएल से, और केंद्रीय रॉयल्टी से 31 मिलियन, 9 लाख मिलियन बिजली उधार ली जा रही है, यानी कि बाजारों से खरीदी जा रही है। तो आप ये कह रही ना विपक्ष पर कि विपक्ष को ये मुद्दा मिल जाता है बिजली पानी के संकट का, तो वो एक डेटा मैं आपको बता रही हूँ कि अभी का डेटा नहीं है, ये मई जून का डेटा नहीं है, अप्रैल का डेटा नहीं है, ये ऑल ओवर डेटा मैंने आपको बताया कि बिजली की खपत कितनी है और बिजली उत्तराखंड में कितनी मिल रही है। अब सीधे चलेंगे जयदी जी के पास। जयदी जी, हनी जी की बातों से आप कितने सहमत हैं? देखिए, अभी हनी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, जो डेटा आपने बताया मैं उसमें थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूँ जी। लगभग 42 MU तक की खपत है उत्तराखंड के अंदर जी, और 17 कंपनी प्राइवेट और 17 UJVNL और 4 सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिट हैं, लगभग 38 यूनिट हैं जो उत्तराखंड के अंदर बिजली बनाती जी। और टोटल बिजली मैक्सिमम जितने हमारे पास जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, हम 38 यूनिट से ऊपर नहीं जा सकते हैं जी, क्योंकि अभी हमें कई सारी जल विद्युत परियोजनाएं नहीं बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। और लगभग जैसे मेरी यूजीवीएनएल के अधिकारियों से बात होती है, लगभग 70,000 MU तक की हमारी क्षमता है कि हम जल विद्युत परियोजनाएं बना सकते हैं और बिजली उत्पादन कर सकते हैं जी। लेकिन जैसे अभी कहा हनी जी ने कि इस साल ज्यादा ही संकट है। देखिए, मार्च, अप्रैल और मई बड़े क्रूशियल ये 3 मंथ होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा बिजली का संकट होता है और किसी महीने तो ऐसी स्थिति भी आती है कि हमें 14 MU तक बिजली खरीदनी पड़ती है जी। सवाल बिजली खरीदने का या सवाल यह भी नहीं है कि अभी फिलहाल MU कितनी चल रही है, सवाल यह है कि हम इस जो एक बड़ी समस्या है इन दिनों आती है उसका हम निराकरण किस तरह करते हैं जी। अभी पिछले 4-5 सालों की जो पिछली सरकार थी उसमें त्रिवेंद्र रावत जी कहते थे कि हम 1.5 लाख करोड़ तक हम लोग इन्वेस्टर ला रहे हैं और आज स्थिति ऐसी है, आपके पास भी जानकारी होगी कि कल जो विधायक हैं विपक्ष के उसमें कांग्रेस के विधायक भी थे, बसपा के भी थे और निर्दलीय विधायक भी थे हरिद्वार के। उन लोगों ने एक मीटिंग की और उनका सबका मानना यह था कि जो ऊर्जा अधिकारी हैं वो कोई भी फोन कॉल भी रिसीव नहीं करते हैं जनप्रतिनिधियों जी। और हरिद्वार के अंदर इतना बड़ा संकट है कि जितनी भी यहाँ पर यूनिट्स लगी हुई हैं सिडकुल के अंदर, उसमें से 90% यूनिट्स सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना कर रही हैं। 6 से 7 घंटे तक का ये कट ऑफ दे रहे हैं लाइट का। ऐसी स्थिति में जो लोग यहाँ पर हैं वो लोगों को ही नहीं संभाल पा रहे इन्वेस्टर को, ये नए इन्वेस्टर कहाँ से लेकर आएंगे। अभी तक आपदा की कोई मीटिंग नहीं हुई है। 75 स्पॉट कल शाम तक जो लगभग 75 स्पॉट ऐसे थे जहां पर वन अग्नि को चिन्हित किया गया था और पहली बार ऐसे देखा गया कि 5 घर भी कल बैरीनाग के पास पिथौरागढ़ में बैरीनाग के आसपास कहीं 5 घर भी वन अग्नि के अंदर जले हैं। मुख्यमंत्री जी उपचुनाव की तैयारी में लगे हैं। पहले तैयारी ये थी कि सीट कौन सी खाली करें, अब तैयारी हनी जी, मैं इसी बात को आपको याद दिला रही थी कि विपक्ष आरोप लगा रहा है जी। देखिए, 75 स्पॉट चिन्हित किए गए हैं और ये भाजपा की सरकार अंतिम समय में जाती है। आज कुछ एनडीआरएफ के अधिकारियों की, एनडीआरएफ के सैनिकों की आज मदद ली गई है, लेकिन अभी भी वन अग्नि इतना प्रचंड रूप से उत्तराखंड के अंदर जारी है। वन मंत्री जी प्रदेश से बाहर हैं, मुख्यमंत्री जी उपचुनाव की तैयारी में लगे हैं, अधिकारी सोए हुए हैं, विपक्ष के किसी जनप्रतिनिधि का फोन कॉल रिसीव नहीं होती है। हनी जी, आपके पास आऊंगे अभी। में लोग कहाँ जाएंगे, आप ये बताइए। जी, हनी जी से जवाब लेंगे। हनी जी कुछ कहना चाह रही हैं, कहिए हनी जी। जयती जी कह रहे हैं कि वन मंत्री शहर से बाहर हैं और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या इन्होंने मेरी डिबेट नहीं सुनी या न्यूज नहीं देखते हैं? इनको ये पता नहीं है कि जयती जी, लेट मी कंप्लीट माई सेल्फ, आपने या तो न्यूज नहीं पढ़ी होगी या तो फिर आपने मेरा जवाब ठीक से सुना नहीं होगा। मैंने ये कहा है कि खुद सीएम जो प्रदेश का मुखिया है, जब वो बैठक ले रहा है वो इसका संज्ञान खुद ले रहा है, तो किसी भी मंत्री को उस तरह से उसके आगे वो पूरी चीजों को देख रहे हैं और खुद जब धामी जी इस चीज का एक्शन ले रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रख रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी इस पे ध्यान नहीं रखता है। जैसा कि अभी आपने कहा कि कोई इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है, वन मंत्री बाहर है,
तो किसी कारणवश कहीं भी कोई भी मीटिंग हो सकती है। अभी मैं अगर अपने घर से निकलूं और मेरे घर में पीछे से आग लग जाए तो आप तो ये कहेंगे कि प्री प्लान था, हनी पाठक ने आग की तैयारी कर ली थी और आग की तैयारी करके उसको बाहर निकल गई। कई कार्यक्रम होते हैं, कई कार्यक्रमों में वन मंत्रियों को आना और जाना होता है, कई चीजों को देखना होता है, इन चीजों को मद्देनजर रख के ही कोई बाहर निकलता है। आप जो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि वन मंत्री जी बाहर है, इसका जवाब मैंने आपको ये दिया। अनिल जी से जवाब ले लेता हूँ मैं। कीजिए, पूछिए। अनिल जी, वन मंत्री जी कब से बाहर हैं? अभी परसों तो मुझसे मिले हैं। परसों मिले आपसे? परसों मुझसे। देखिए, मुद्दा ये नहीं है वन मंत्री जी बाहर है या नहीं है। जब सीएम सवाल ये है कि आप जो कह रहे हैं सीएम धामी अधिकारी, मेरी बात सुनिए, सीएम धामी जब खुद आदेश दे रहे हैं, डीएमओ से रिपोर्ट मांगी है, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा समय लगे। आप शांत हो जाइए। मुद्दा ये नहीं है कि वन मंत्री बाहर है कि नहीं है, मुद्दा ये है कि उत्तराखंड इस समय बिजली के संकट और पानी के संकट से जूझ रहा है और उसकी समस्या के निवारण के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, वो ही मेन पॉइंट है। जी नरेंद्र जी, आप बताएं। नरेंद्र जी बोलिए। अक्षय जी, हमारे साथ में पैनल में एक वरिष्ठ पर्यावरणविद हैं जी हमारे जी साथ जी में, बयानी मैं भी उन्हीं के पास जा रही हूँ। हम थोड़ा सा उनसे हम हम ये चाहेंगे कि वो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें, जिससे कि हम उसके आगे की चर्चा को और बढ़ा सकें। जी, हमारे साथ एके बयानी जी हैं, पर्यावरणविद हैं। एके जी, जिस तरीके से आपने देखा लगातार जंगल धधक रहे हैं, पानी की भी समस्या है और बिजली की समस्या है तो पानी की भी समस्या, और पानी की समस्या है तो जंगलों में भी कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आप पर्यावरणविद, आप बखूबी जानते होंगे कि किस तरीके से सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से ये आपस में जुड़ी हुई है, पर जहाँ तक हम जो डिबेट कर रहे हैं वो उपलब्धता के लिए कर रहे हैं जी, कि हम कह रहे हैं हमारे को पानी नहीं मिल रहा है, हम कह रहे हैं हमारे को बिजली नहीं मिल रही। सवाल उपलब्धता का उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उत्पादन का है। अगर बिजली उत्पादित होगी तो अपने आप मिलने लगेगी, और अगर हम बिजली उत्पादन के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं जी, तो उसके लिए हमें कारण ढूंढना पड़ेंगे। जो प्रदेश अपने आप में इतना सक्षम है कि खुद की तो आवश्यकता पूरी कर सकता है, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया की आवश्यकता पूरी कर सकता है, वह आज अगर अपनी उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ा पा रहा है तो इसका कारण जो है वो हम सब लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, और वो उत्पादन हमारे यहाँ इससे ही बढ़ेगा, जल विद्युत से ही बढ़ेगा, और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय हो नहीं सकता। हम चाहें कि कोयले को लाके यहाँ उत्तराखंड में बिजली बनाए तो संभव नहीं है, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की बात हो रही थी काफी टाइम पहले, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अमेरिका के साथ समझौता करा था। पता नहीं अब वो उसकी क्या स्थिति है, तो वो भी नहीं लगने के चांसेस हैं। और सवाल ये कि वैकल्पिक ऊर्जा जी वो एक स्रोत हो सकता है, पर वो कितना सक्षम होगा, क्योंकि यहाँ की परिस्थिति जो है, एक भौगोलिक परिस्थिति जो है वो उसको कितना सपोर्ट कर पाएगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत विस्तृत इस पे अध्ययन नहीं हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि जब तक हम डैम नहीं बनाएंगे, बांध बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और जब तक बांध नहीं बनेंगे तब तक हम बिजली की समस्या से स्थायी निराकरण नहीं कर सकते जी। और आप चाहे आज बनाए या आज के 10 साल बाद बनाए या 20 साल बाद बनाए, आपको बांध बनाना पड़ेंगे, क्योंकि बांध सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए ही नहीं होते हैं, वो हमारी जल की समस्या का भी निराकरण करते हैं। अब जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसका पानी सिंपली अगर बहा देंगे और आप कहेंगे कि हम तो पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं, तो वो संरक्षण नहीं है। अगर आप पानी को रोकते हैं तो निश्चित रूप से आप वो पानी कहीं न कहीं उपयोग में आएगा, और वो भी तो पर्यावरण को संरक्षण में योगदान देगा। ऐसा नहीं है कि बांध बनने से हमेशा पर्यावरण का नुकसान होता है, बल्कि पर्यावरण को उससे काफी फायदे होते हैं। आप टेहरी डैम को देख लीजिए, उससे लाखों एकड़ जमीन में सिंचाई हो रही है, और अगर हमने टेहरी डैम बनाने के लिए अगर कुछ हजार हेक्टेयर के बांध जंगल कटे भी हैं, उसके एवज में हमें ग्रीनरी कितनी मिली है, ये एक गौर करने वाली बात है। इसी तरह से जो दूसरे बांध है हमारे उत्तराखंड में, वो बनना बहुत जरूरी है, उसी के बाद बिजली का स्थायी समाधान होगा। और जहां तक जंगल की आग का सवाल है, मैं जो डिबेट सुन रहा हूँ उसमें मुख्यमंत्री वन मंत्री को दोष दिया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि भले से मुख्यमंत्री बाहर हो या वन मंत्री बाहर हो या अपने कामों में बिजी हो, सवाल ये है कि हमारा जो प्रशासन है वन विभाग का, वो तो पूरा उत्तराखंड में ही मौजूद है, वो तो बाहर नहीं गया है, तो फिर आग क्यों लग रही? तो उसको जिम्मेदार क्यों नहीं बनाया जा रहा है? उसकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि अगर कल से आग लगती है तो आप क्या कर रहे थे? आपको मालूम है हर साल आग लगती है, और हर साल कोई स्कीम लेके आते हैं और उसको आधे अधूरे मन से करते हैं, और जब तक वो स्कीम। जी बयानी जी, मैं आपकी पूरी जो बात थी उससे पूरा फिजिकली मौजूद होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आजकल वर्चुअल मीटिंग भी होती है, दिशा
प्रदेश वर्चुअल मीटिंग है, तो जरूरी नहीं है वो वहां पर मौजूद हो तभी कार्रवाई हो या आदेश तभी पारित हो। वो जो होना होता है और एक सिस्टम से होता है। नरेंद्र जी आपके पास आएंगे, आपकी क्या राय है? मैं एक सेंटेंस और बोलना चाहूंगा कि जी। हमारे जितने भी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए, और अगर ये अकाउंटेबिलिटी में फेल होते हैं तो फिर इनके लिए फिर एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होगा। देखिए आप अगले साल 6 महीने में सारे के सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, कम से कम आग लगने के। अभी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसलिए ये सब मौज मजे चल रहे हैं। और जिस दिन अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी कि डीएफओ या रेंजर या वो आग के लिए जिम्मेदार है, अदरवाइज उनकी नौकरी पे खतरा होगा, तो आप देखिए कि वो कैसे मुस्तैद होकर काम करते हैं। मेरा ये कहना है। जी यानी जी उनको भी अपडेटेड सारे सिस्टम चाहिए, जो तौर तरीके हैं शायद वो कहीं ना कहीं ढीले पड़ रहे हैं। नरेंद्र जी क्या राय है इस पर आपकी? जी अक्षय जी, जैसे अभी बयानी जी ने कहा अकाउंटेबिलिटी की बात, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी यहाँ हम देखते हैं किसी थाना क्षेत्र में कोई वारदात होती है तो चौकी इंचार्ज को या थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया जाता है जी। तो जो वन दरोगा है या वन रेंजर है या वन बीट का अधिकारी है, तो उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं होती उस क्षेत्र में आग लगने पर, या उसकी रिपोर्ट को उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आज हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं अक्षय जी, वो चर्चा इस मुद्दे को लेकर है कि वनों में आग और बिजली का संकट, ये दो चीजें ऐसी हैं, अगर इसका सीधा सीधा प्रचार होता है कहीं, तो इसका बहुत विपरीत असर हमारे पूरे के पूरे टूरिज्म के ऊपर पड़ता है। पर्यटन पे बहुत विपरीत असर पड़ेगा, क्योंकि पर्यटक जो आता है उसके लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, बिजली और पानी। और अगर दोनों को लेकर हाहाकार मची हुई है तो सोचिए कि उत्तराखंड का पर्यटन किस दिशा में जा रहा है। और सतपाल महाराज के मुंह में जो हम सीधे तौर पे कहेंगे कौन सी दही जमी हुई है यहाँ के पर्यटन मंत्री के मुंह में, कि वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है कोऑर्डिनेशन के तौर पर। उनको खुद फ्रंट पे आना चाहिए ये बोलने के लिए कि हमें पर्यटन का संरक्षण करने के लिए और हमें वन विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए ये कदम उठाने हैं, या उन्होंने सिर्फ लताड़ लगाने के लिए अधिकारियों के लिए मशहूर हैं। वो कार्रवाई भी करें, अपना सुझाव भी दें। वो इतना दूरदृष्टि रखते हैं, उनको पूरे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में मालूम है। हम लोग अक्षय जी एक बात देखिए, ये जो वन क्षेत्र में ये पक्षी दुर्लभ प्रजातियों के होते हैं, यहाँ पे आपको बताऊं मैं उत्तराखंड में एक वन पक्षियों के ऊपर यहाँ पे फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है डाक पत्थर की साइड में, और बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल होता है वो। तो उसमें बहुत सारे पर्यावरणविद और जो पक्षी प्रेमी है वो आते हैं देखने के लिए। और देखिए कितना दुर्भाग्य है कि जो जंगलों में पक्षी जल जाते हैं आग में, उसके लिए एक अधिकारी या कर्मचारी या मंत्री कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? वो इसलिए बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि ये जो पक्षी हैं ये इनकी मतदाता सूची में नहीं है। अगर ये इनको वोट देते होते ना तो ये रो रो के पीट के खड़े हो जाते पक्षियों के साथ अपनी सेल्फी खिंचवाने के लिए कि हम इनको बचाएंगे। वो बेजुबान पक्षी जलकर खाक हो जाते हैं। और ये हमारे मंत्री और अधिकारी सैर सपाटे पे निकले होते हैं हमारे। जी आपने जो भी बात बोली ठीक है, लेकिन घूम फिर के बात वही हो जाती है कि संकट को कैसे मिटाया जाए, क्योंकि हर चीज की किल्लत हो रही है। तीनों चीजें अपने आप में आपस में जुड़ी हुई हैं। एक बार शांति प्रसाद जी के पास चलेंगे, उनसे इस बारे में राय लेंगे कि अभी आपने सबको सुना कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हो रही हैं। एक ने आरोप लगाया कि पर्यावरण मंत्री मौजूद नहीं है, उन्होंने कहा कि डीएम को आदेश दे दिए गए हैं। इधर बयानी जी ने अपने कई अहम सुझाव दिए और नरेंद्र जी ने भी बहुत सारे सुझाव दिए जिनको मुझे लगता है कि उसको समझ में लेके आना चाहिए। देखिए इस बात को समझने की जरूरत होती है कि आप अभी जिस कार्यक्रम को चला रही हो, यदि आपका सपोर्टिंग स्टाफ नहीं होगा आप ये कार्यक्रम कर पाएंगे? जी बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। वन विभाग का जो रक्षक होता है, दरोगा, वन दरोगा, उसके पास ना तो इक्विपमेंट है ना स्टाफ है। वो कैसे वनों के आग को बुझाएगा? झाड़ियों से? समझने की जरूरत है कि हर वर्ष सरकार के पास आंकड़े हैं कि इन विभागों में नौकरी की जरूरत है, मगर जब नौकरियां भ्रष्टाचार की भेंट चली जाएंगी, सारी नौकरियां तो हाई कोर्ट में फंसी हुई है। ऐसे में वन विभाग की आग की चिंता किसे होगी जब वन मंत्री को हर चीज में कुछ खाने की आदत होगी। ऊर्जा विभाग में एमडी अनिल यादव जो है, महान भ्रष्टतम में उनका नाम है। कैसे एमडी बन गए? उन्होंने एमडी बनते ही अपने कार्य प्रणाली से पूरे विभाग को घाटे में पहुंचा दिया। जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनको बिना किसी कारण सबको दोष मुक्त कर दिया। ये समझने की जरूरत है कि जो सत्ताओं को पोषित करेंगे उन विभागों का ढांचा टूटना, खत्म होना स्वाभाविक है। जहां भर्तियां भ्रष्टाचार में होंगी वहां
कोई भी कर्मचारी नौकरी करने की बजाय पैसा कमाने की मानसिकता पालेगा और सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं। हनी जी से एक बार एक सवाल का जवाब लेना चाहती हूँ। मैं बात खत्म कर। अच्छा ठीक है, बोलिए आप। कि संपदाओं पर दोहन भार वाले करेंगे, उस राज्य का दुर्गति होना स्वाभाविक है। हम दुनिया को पानी दे रहे हैं और हमारे गांव के पानी जो है, गांव सूखे हैं बिना पानी के। ये स्थितियां 22 सालों से लगातार बनी हैं और हम बार बार कहते हैं कि सत्ताओं में बैठे सत्ताधीश जब केवल निजी स्वार्थ पर लगे रहेंगे तो समस्याओं का समाधान की जगह समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएंगी। आप और हम इसी तरीके की डिबेट करते रहेंगे, सत्ता के बैठे हुए व्यक्ति अपने तर्क देंगे, उसका नतीजा ये होगा कि राज्य वर्ष दर वर्ष कर्ज की गर्त में डूबा है, संसाधनों से धीरे धीरे हमारा कब्जा हटता जा रहा है और एक दिन आकर हम ऐसी जगह पर स्टिक हो जाएंगे जहां से समाधान नहीं होगा, हाहाकार मचेगा। और जब ऐसी स्थिति हो जाएगी उसके बाद जनता जब जानेगी समझेगी, तब तक शायद ही मुझे लगता है कि उत्तराखंड का भला होगा। मार्च, अप्रैल, मई ये तीनों महीनों में जो संकट आता है वो सत्ताओं की गलत नीतियों के कारण आता है। शांति जी, लेकिन आपको एक बार रोकना चाहूंगी। मेरा कहना, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि जनता खुद ही चुनती है। जनता ने इस बार खुद ये सत्ता चुनी है। जनता को पता है कि उसके लिए सरकार ने क्या काम किया है, क्या नहीं किया गया है। अगर पूरे काम नहीं होते तो शायद सत्ता में नहीं आती सरकार, हमेशा पलटती रही है। मिथक इस बार टूटा है तो कहीं ना कहीं जनता के लिए काम कुछ ना कुछ तो किया गया है। हम सरकार को पूरी तरीके से गलत नहीं कह सकते। जनता के लिए काम किया गया, इसलिए जनता चुन रही है। ये संकट इस बार आया है, जो संकट है थोड़ा पहले था लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही संकट आ गया है। हनी जी से वापस लौटेंगे तब जवाब लेंगे इस बारे में। हनी जी, अभी आपने सारी बातें सुन ली, एक सवाल मैं आपके पास लेकर लौटूंगी, लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि बिजली, पानी और आग का संकट किस तरीके से उत्तराखंड में गहराया हुआ है। और अभी 4 धाम यात्रा की शुरुआत के लिए भी सरकार ने ये कह दिया है कि 90% जो उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच अब ये आ रहा है कि वहां पर बिजली और पानी का संकट गहरा रहा है। ये अपने आप में बड़ा एक सवाल है। हनी जी के पास चलेंगे, सीधे जवाब हनी जी से पूछेंगे। हनी जी, अभी आपने सुना जब शांति प्रसाद जी ने कहा कि किस तरीके से जो है समस्याएं हो रही है वहां पर, और अब टूरिज्म की बात अगर करें तो सबसे अहम चीजें यही हैं, बिजली और पानी। और अब 4 धाम यात्रा की भी शुरुआत है, तो अब समस्याओं के निवारण कैसे किए जाएंगे? जो पानी की समस्या है सबसे पहले उसका निवारण कैसे किया जाएगा? 7.5 लाख घरों में सीधे नल से जल पहुंच रहा है और भट्ट जी को नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकती। अरे जल संवर्धन हुआ, घरों में नल और जल पहुंच रहा है। अक्षय जी, भट्ट जी एक बार हनी जी को बोल लेने दीजिए, आपकी बात पूरी सुनी थी। तो अब हनी जी की बारी है, उनको बोल लेने दीजिए। मैं भी तो ये कह सकती हूँ कि बेबुनियादी बातें बोल रहे हैं, मैं बीच में काटू बातों। नहीं, शांति जी उनको बोलने दीजिए, आपको पूरा मौका मिला था आपकी बात रखने का। भट्ट जी, आप झूठ ना बोले। आप झूठ बोल रहे हैं कि हर घर जल नहीं पहुंच रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? नहीं तो फिर बुरा लगेगा ना। तो इसी तरीके से बीच में इंटरप्ट करना सभ्यता के खिलाफ है। अक्षय जी, आप डिबेट शांति जी, उनकी बात सुन लीजिए एक बार, वो क्या कह रही है उनकी बात सुन लीजिए। आपकी बात पूरी सुनी गई थी, उन्होंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। अब उनकी बारी है, उनको जवाब देने दीजिए। उनसे सवाल पूछा है मैंने। भी मेरे पास है, सब लोगों के पास है। आप पहाड़ में पिथौरागढ़ का अगर एग्जांपल है, मैं पिथौरागढ़ को बिलोंग करती हूँ, मेरा ससुराल पिथौरागढ़ की साइड है। वहां पर पानी की इतनी समस्या ये कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान थी कि हैंडपंप से 3 तल्ले पानी लेके जाना पड़ता था। आज वहां पे किचन में जब मैं जाती हूँ तो वहां पे पानी आ रहा होता है। तो इसका प्रत्यक्ष एग्जांपल तो मैं हूँ। ऐसा तो है नहीं कि हनी पाठक के घर, क्योंकि हनी पाठक का ससुराल है, वो साल में 1-2 बार आती है,
तो यहाँ पर पानी की समस्या को दूर कर दो और बाकी लोगों को पानी मत दो। ऐसी तो बात नहीं है। तो जिसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं उस चीज के बारे में इनको बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और दूसरी बात का मैं इनको ये जवाब दूंगी कि जो ये बातें कर रहे हैं कि मैं इनकी तो बात का क्या जवाब दूं, विपक्ष का काम है झूठ सच करते रहना, वो करते रहेंगे। हाँ, लेकिन मैं इस मुद्दे को अगर ठीक से कोई योजना को सुचारू रूप से चलाने की बात ली जाए तो मैं सेठी जी और राजनीति ये जो पर्यावरणविद हमारे भाई साहब थे उन्होंने जो एक दो उपाय बताए हैं उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि इस प्रकार से बिजली के संकट, जो बिजली का संकट हमारे उत्तराखंड में गहराया है, इसको दूर किया जा सकता है और किस प्रकार से वनाग्नि को शांत किया जा सकता है। बेहतर होगा कि हम लोग डिबेट उस पे करें कि किस प्रकार से किस चीज को शांत किया जाए, क्योंकि जनता एक वो भारतीय जनता पार्टी की तो है नहीं, उत्तराखंड पूरा हमारा एक परिवार है। उस परिवार में अगर किसी भी प्रकार से संकट का सामना जनता को करना पड़ रहा है तो उसके निवारण के तरीके हम लोगों को सोचने चाहिए। ये ना कि ये करना चाहिए कि किसके कार्यकाल में हुआ, किसके कार्यकाल में नहीं हुआ। और हनी जी मुझे उम्मीद भी है, शांति प्रसाद भट्ट जी को भी आपने इस चीज का जवाब दिया है कि जनता ने वो इतिहास बदल दिया साइकिल चलने वाला, कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती थी, इतिहास पलट के दिया। अगर जनता को हम लोगों ने कुछ नहीं करके दिखाया होता तो जनता ने हमें अपनाया नहीं होता। तो जनता ने जो हमें अपनाया उसके लिए मैं इनको भरोसा दिलाती हूँ कि कुछ आज डिबेट से पॉइंट्स पे निकल कर आए हैं, उनको सामने जी नरेंद्र जी ने और बयानी जी ने बड़े ही अहम सुझाव दिए हैं जिनको मुझे लगता है आपको वहां तक पहुंचाना चाहिए और उनको अमल में लाना चाहिए। बिल्कुल, जो मुझसे हो सकेगा अधिकारियों से, इससे उससे जहां पे हो सकेगा इस तरीके के सुझाव को मैं रखने का प्रयास करूंगी और कोशिश ये की जाएगी कि किस तरीके से हमारी जनता जिसने हमें आज सिंहासन पर बिठाया है वो त्रस्त न हो। क्योंकि अगर मेरे घर में इन्वर्टर एक दिन खराब हो जाता है और गर्मी का मौसम होता है, किस प्रकार से वेदना संवेदना होती है हम लोगों को, वो मुझे पता है कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मैं क्षमा चाहती हूँ सभी अपनी जनता से कि अगर इस तरीके की परेशानी उनको सामने आ रही है उनके तो, और धामी जी ने उसके लिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब और अधिकारियों को ये भी कहा है कि अब की बार समाधान के साथ हमारे साथ में बैठे। आज मैं भी फैक्ट्स वगैरह करने की कोशिश करती हूँ, जो परिणाम निकल कर आए उसके लिए मैं हनी जी आपको इस बात में अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने सुझाव लिया और आपने ये भी बोला कि आगे तक बात पहुंचाएंगे, क्योंकि डिबेट का मकसद ही यही है कि कुछ एक निष्कर्ष उसका निकले, निवारण निकले, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाने से तो कुछ होगा नहीं। अक्षय जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से सेठी जी एक इंसान होके बात कर रहे हैं कि हम लोगों को चिड़िया पक्षी जानवर के बारे में सोचना चाहिए, वाकई में अगर कहीं हाथ तवे से या कढ़ाई से हम लोगों का जल जाता है तो किस प्रकार से वेदना का एहसास हमें होता है। तो वो पशु पक्षी जो जिंदा जल रहे होंगे इस समय, उनके पीड़ा का एहसास हम लोगों को करना चाहिए और किस प्रकार से वनाग्नि को शांत किया जाए उसका प्रयास पूरा रहेगा। और मुख्य कारण तो देखिए अक्षय जी ये होता है कि चीड़ का पेड़ बहुत जल्दी आग पकड़ता है और ये हवा का जो मौसम है उससे अग्नि और तेज फैल जाती है। तो इस प्रकार से और अनिल जी इस बार ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी जल्दी हो रही है, तो इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो चीज मई और जून में होती थी वो अप्रैल में ही शुरू हो गई। ठीक बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। उम्मीद है कि आप जो भी सुझाव दिए गए उनको आगे तक पहुंचाएंगी। अब जयदी जी से एक आखिरी सवाल लेंगे और उसके बाद एक बार नरेंद्र जी से भी आखिरी सवाल लेंगे। जयदी जी फटाफट आप बस सुझाव दीजिए कि डिबेट में बैठी जी। मुझे लग रहा है अक्षय जी आम आदमी पार्टी इनको दिखाई नहीं दे रही है। मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ कि शायद मेरे को बोलने नहीं, एक्चुअली माफ करिएगा उमा जी अगर आप मौजूद है, माफ करिएगा, बहुत बहुत आपसे माफी उमा जी। कोई बात नहीं, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है कि आपको शायद मैं दिखा। हाँ उमा जी, टेक्निकल कुछ इशू हो जाते हैं। बहुत बहुत आपसे माफी कि आप मुझे स्क्रीन पर दिखे नहीं तो मैं आपसे एक भी सवाल नहीं रख पाई, हालांकि आपका नाम मेरे पास था। बहुत बहुत माफी आपसे। अब आखिरी जो टिप्पणी है वो उमा जी से ही ले लेते हैं एक बार, ठीक है जयदी जी? पहले उमा जी से ले लेते हैं। एक फटाफट जो है आप जयदी जी एक फटाफट सुझाव दीजिए। आरोप प्रत्यारोप की बात खत्म हो गई, अब एक सुझाव जो बढ़िया सुझाव है, क्योंकि हनी जी ने कह दिया कि वो जो सुझाव यहाँ से मिलेंगे उनको आगे पहुंचाने की फैक्स करने की कोशिश करेंगी, तो उम्मीद है आप सुझाव देंगे। मैं बहुत देर से इस चर्चा को सुन रही थी और जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, कांग्रेस पिछले कई साल से सत्ता में नहीं है तो उनके लिए कहना बड़ा आसान हो जाता है कि अब ऐसा नहीं हो रहा। जैसे जब कांग्रेस थी तब यहाँ पर झमाझम बारिश होती थी और बहुत बढ़िया जैसे बिगड़ती थी, कांग्रेस के राज में बढ़िया नहीं होता था।
बिल्कुल नहीं होता था, इसलिए आप लोगों को हटा दिया गया, इसलिए आप लोगों का नंबर दोबारा बिल्कुल नहीं आया, जबकि आप में आपसे मुख्यमंत्री पद लेने उमा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी का थोड़ा सा मुझे गठबंधन सा नजर आने लगा अचानक से। आम आदमी पार्टी, जब आप विपक्ष में बैठे भाजपा की बेटी तो आपको क्वेश्चन में उठा रहे असल में बसी जी, आप लोगों को ना सही चीजें बड़ी बुरी लगती है, तो आप यही कर रहे होते। मैं हनी जी आपको, क्योंकि आप इस समय एक सत्ता को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है, मैं अपने कुछ सुझाव जरूर देना चाहती हूँ। मैं एक पॉजिटिव और एक सार्थक बहस चाहती हूँ। जैसे कि हमारे अभी जो पर्यावरणविद हमारे भाई बयानी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा के ऊपर उत्तराखंड में ज्यादा काम नहीं हुआ। ये वाकई में हमारे लिए एक बड़ा चिंता का प्रश्न है, और मैं समझती हूँ कि धामी सरकार को जो सौर ऊर्जा है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हमारे पास धूप बहुत है। यहाँ सर्दियों में भी बहुत अच्छी धूप होती है, सिर्फ बरसात के 3 महीनों के छोड़ने के बाद हमारे यहाँ लगातार पूरे साल धूप रहती है। और मैंने कहीं पढ़ा था इस बात को कि उत्तराखंड वैकल्पिक ऊर्जा का एक बेहतरीन स्रोत हो सकता है, तो इस पर सरकार को जरूर काम करना चाहिए। और दूसरा, देखिए टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में बहुत बेहतरीन हो चुकी है, और डबल इंजन की सरकार आपकी है, केंद्र में भी आपकी सरकार बैठी है, और हमेशा मोदी जी आते हैं और यहाँ के लोगों को एक सपना दिखाकर जाते हैं कि दिल्ली में आपकी सुनवाई होगी, क्योंकि दिल्ली में मैं बैठा हूँ। तो हनी जी, ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे कि आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है जी। और ये टेक्नोलॉजी इस समय इतना ज्यादा मतलब ऐसी नहीं है कि हमारा देश इसको अफोर्ड नहीं कर सकता या यहाँ नहीं लेके आ सकते। तो मैं समझती हूँ कि इस समय हालात उत्तराखंड के इतने खराब हैं कि धामी जी को तत्काल केंद्र सरकार से सहायता मांगनी चाहिए। ठीक है उमा जी, आपकी भी राय ले ली गई, और आपसे फिर से दोबारा से बहुत बहुत माफी, कुछ टेक्निकल इशू थे जिसकी वजह से डिबेट पर आपसे चर्चा नहीं हो पाई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जितने भी गेस्ट थे, आपने अपने अपने जो है सुझाव दिए, अपनी अपनी राय दी, और इन रायों को हनी जी फैक्स के जरिए जरूर सरकार तक पहुंचाएंगी। जो भी बिजली और पानी का संकट गहराया हुआ है उस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकाला जाएगा। और देवभूमि के दंगल में आज मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।